हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसके झा सर की जो 4100 प्रश्नों की बुक आई है उसके प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसके हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे और इसमें हिस्ट्री के 400 प्रश्न शामिल हैं, जिसमें इस वीडियो में हम इसके 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और आगे के प्रश्न अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप पुलिस, बिहार पुलिस, दरोगा, एसएससी, बीपीएससी की और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडो चाइना में शामिल थे। पहले ये फ्रांस का उपनिवेश था। ध्यान रखिए, पहले फ्रांस के उपनिवेश थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद स्वतंत्र हुए थे। अगला प्रश्न है, किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी 1920 में, और 1921 में हिटलर ने इसका नियंत्रण संभाला था। कब? 1921 में। और इसे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीरा से जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा कहाँ है? तो वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में यह स्थित है। बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज 1967 में हुई थी। किसने की थी? जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। और एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ से खेल का मैदान पूछा जाता है। खेल का मैदान कहाँ से मिला था? तो धौलावीरा से खेल का मैदान का साक्ष्य मिला था। अब हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से क्या मिला था? स्वास्तिक और चक्र मिला था। और कब्रिस्तान 837 यहाँ से प्राप्त हुआ था। और हड़प्पा कहाँ पे? वर्तमान में पाकिस्तान राज्य में स्थित है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? तो बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो लोथल से मिले थे। अब मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से बृहद स्नानागार के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, बृहद स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। और ये कहाँ पे है? तो वर्तमान ये पाकिस्तान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 के दांडी मार्च से यह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च से शुरू हुई थी। 12 मार्च से 5 अप्रैल तक यह चला था। ठीक है, और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। और कहाँ से शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम से यह शुरू किया था गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ। अगला प्रश्न है, मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर। बात करें अगर मुगल साम्राज्य की, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1526 में। और 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच यह युद्ध हुआ था। और कौन विजय रहा था? तो बाबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा के लोग जो है लौह धातु का उपयोग नहीं जानते थे। हड़प्पा को क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। हड़प्पा वासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। अगला प्रश्न है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो देखिए, आप इसके बारे में समझिए, ये इसके कार्यकाल की तो 1856 में ये भारत का गवर्नर बना था। और इसे 1858 में इसे वायसराय बनाया गया था। तो ये भारत का प्रथम वायसराय था। आप इसको ध्यान रखिए, पूछा जाता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। और एक चीज और पूछी जाती है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है? तो इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन सी रचना है इनकी? तो इनकी रचना है पद्मावत। आप सभी को पता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हंसावली किसकी रचना है? तो सूरजमल मिश्राना की रचना है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। मधुमालती किसकी है? तो ये मंजन की रचना है। ठीक है, और मृगावती किसकी है? कुतुबन की रचना है मृगावती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। कब की थी? तो 1932 में। आप इसको ध्यान रखिएगा, 1932 में। इसके तहत क्या था? इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटों को आरक्षित किया गया था।
और जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। ठीक है, और इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, अब ये भी पूछा जाता है कि उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन उस समय वायसराय था। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप यानी उत्तर महासा अंतरिक्ष को किसने खोजा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बार्थोलोम्यू डियाज ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? 1487 में इसकी खोज की थी, और ये पुर्तगाल का रहने वाला था। और इसी स्थान से होकर वास्को डी गामा भारत आया था। और भारत कब आया था वास्को डी गामा? 1498 वास्को डी गामा भारत आया था। और एक केप ऑफ गुड होप कहाँ है? तो ये अफ्रीका को मैप देखेंगे आप, नीचे जो एरिया है उसे ही केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर या प्रशासक नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अली मर्दान को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। बात करें अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। इसके कार्यकाल क्या था? 1206 से लेकर 1210 तक। ठीक है, और इसने सुल्तान की उपाधि धारण, ध्यान रखिए पूछा जाता है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? तो कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने तब किसकी उपाधि धारण की थी? सिपह सलार की उपाधि धारण की। ध्यान रखिए, सिपह सलार की उपाधि किसने धारण की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तौड़। चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया था। कब किया था? 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। पूछा जाता है सिकंदर ए सानी की उपाधि यानी द्वितीय सिकंदर तो किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसका कार्यकाल कब से था? 1296 से लेकर 1316 तक या दिल्ली सल्तनत का शासक था। और एक और चीज इसमें और पूछा जाती है कि बाजार नियंत्रण किसने लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके से? ऑप्शन बी, कनिष्क के शासनकाल से संबंधित थे चरक। अगला प्रश्न है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जात का उदय हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कायस्थ जात का उदय हुआ था राजपूत काल में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम मौर्य शासक था बृहदत्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब? 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1930 और 1931 में बराही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया में। अगला है, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरिकामेडु से रोमन बस्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अरिकामेडु कहाँ है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, पांडुचेरी के पास में। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? ये भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिए, किससे कर्मकांडी वेद कहा जाता है? तो यजुर्वेद को। और इसे ये जो है वेद गद्य एवं पद दोनों में है। टोटल कुल कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है, और यजुर्वेद इसमें जो है यज्ञ के नियम और विधानों का संकलन किया गया है। और सामवेद इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और अथर्ववेद इसमें जादू, टोना, तंत्र मंत्र का वर्णन मिलता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और कितने सूक्तियां हैं? तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। यहाँ से लगभग 30,000 पुराने गुफा शैल के जो यहाँ से प्रमाण मिले हैं। बात करें भीमबेटका की, तो ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो टोटल कितने थे? 10 गुरु थे सिखों में, और 5वें गुरु पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु थे। बात करें अगर पहला गुरु कौन था? तो गुरु नानक देव था। कौन कौन थे? गुरु नानक देव जो है सिखों के पहले गुरु थे। और चौथे गुरु पूछा जाता है, गुरु रामदास थे। चौथे कौन थे? गुरु रामदास। और 10वें कौन थे? तो 10वें थे गुरु गोविंद सिंह।
गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की शुरुआत की थी, ये भी पूछा जाता है कि खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, अशोक के प्रस्तर स्तंभ डैश के प्रतीक हैं, तो किसके प्रतीक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, प्रशासन के प्रतीक हैं। अशोक की बात करें तो एक चीज और पूछा जाता है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग का विजय का उल्लेख मिलता है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरे निर्मित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, सेलखड़ी से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो 1921 में किसने, दयाराम साहनी ने। अगला है, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगन से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा कहाँ है, तो ये राजस्थान राज्य में है। ठीक है, राजस्थान में है। और एक चीज और पूछा जाता है, किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, और यहाँ से और क्या मिला था, अलंकृत ईंट एवं कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां भी यहाँ से प्राप्त हुई थी। और लोथल से आप सभी को पता है, लोथल आप जरूर ध्यान रखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है लोथल का, तो बंदरगाह यहाँ से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ। धर्मचक्र परिवर्तन है क्या, तो बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसे ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एक चीज और, महाभिनिष्क्रमण, एक चीज जैसे धर्मचक्र परिवर्तन है, ऐसे महाभिनिष्क्रमण किसको कहा जाता है, बुद्ध जी के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को मेसोपोटामिया कहा जाता है। और मेसोपोटामिया कहाँ है, तो वर्तमान के ईरान में। ठीक है, ये मेसोपोटामिक सभ्यता थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डायरेक्ट पूछा जाता है मेसोपोटामिक सभ्यता जो है ये किस नदी की थी, तो दजला फरात नदी। ठीक है, अगला है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहां से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ है, तो बृहद स्नानागार के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और क्या प्राप्त हुआ, कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है, और मातृ देवी की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। और कहाँ पे है ये, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे, और वर्तमान में कहाँ पे, तो पाकिस्तान में है ये, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ आप इसको ध्यान से सुना करिए और आप उसको नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी, तो बाल गंगाधर तिलक की कौन सी पुस्तक है, ऑप्शन बी, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। बात करें अगर बाल गंगाधर तिलक की, तो इन्होंने इनकी दो पत्रिका पूछी जाती है एग्जाम में, एक मराठा है और एक केसरी है। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि मराठा किस भाषा में थी, तो मराठा अंग्रेजी में थी, यानी उल्टा है, मराठा अंग्रेजी में थी और केसरी जो होते ये मराठी में थे। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत बुलाई गई थी। टोटल कुल कितने बौद्ध संगीत हुए थे, 4 हुए थे। ठीक है, स्थान पूछा जाता है किसके शासन काल में हुआ था, ये बहुत पूछा जाता है। तो पहला कहाँ हुआ था, पहला राजगृह में हुआ था, और किसके समय में, तो अजातशत्रु के समय में हुआ था। और दूसरे की बात करें तो दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, और किसके समय में, कालाशोक के समय में हुआ था। और तीसरा कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में, मैंने बताया पाटलिपुत्र में, किसके समय में, अशोक के समय में। ठीक है, और चौथा कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और किसके समय में, कनिष्क के समय में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद। अगला है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में मीराबाई का जन्म हुआ था, 1498 में इनका जन्म हुआ था, और ये चित्तौड़ के राजा भोजराज की जो है पत्नी थी। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था, जो है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। बात करें अगर भारत शासन अधिनियम की, तो इसी के तहत प्रांतों में द्वैत शासन पूछा जाता है, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किसके द्वारा हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। और ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है गुलामगिरी, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिबा फुले की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? तो पहला करा कुंवर सिंह बिहार, सही है। लक्ष्मीबाई झांसी, सही है। ये 1857 की जो क्रांति हुई उसका नेतृत्व कहाँ पे किसने किया वो दिया है। और नाना साहब, अवध नहीं होगा, ठीक है। तो नाना साहब कहाँ से नेतृत्व किया था? तो कानपुर से, आप इसका ध्यान रखिएगा। और मौलवी अहमदुल्ला तो फैजाबाद से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वामी दयानंद के विचार किस जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार प्रकाशित हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, ध्यान रखिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और इन्होंने वेदों की ओर लौटा का नारा भी दिया था। अगला है, वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 1498 में। ऐसे पूछ लिया जाता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था पहली बार? तो 1498 में आया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, रूसो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, विवेकानंद ने शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। बात करें अगर हम स्वामी विवेकानंद की, तो इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने कब किया था? 1897 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के कार्यकाल की बात करें 350 से लेकर 375 ईसा पूर्व में यह किसका शासक था? गुप्त साम्राज्य का। अगला है, निम्न में से कौन से ग्रंथ साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाए, वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वेदांग जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो कुल कितने वेदांग है? तो 6 वेदांग है। आप इसको नोट करिए कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। अगला है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? अभी पीछे मैंने बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 के समय भारत का गवर्नर था। और ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? यानी भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था, ये कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो, ऑपरेशन जीरो आवर कब चला था? 9 अगस्त को। इसके तहत क्या हुआ था? जो भी क्रांतिकारी थे जैसे गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। अगला है, काला शोक कौन से वंश के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, काला शोक शिशुनाग वंश का संस्थापक था। आप इसको ध्यान रखिए। इसके शिशुनाग वंश के कार्यकाल की बात करें तो 412 से लेकर 344, ठीक है, शिशुनाग वंश। और काला शोक, इसमें काला शोक के कार्यकाल की बात करें तो 412 से लेकर 344, ठीक है। अगला है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कब हुआ था? तो 23 जून 1757। ध्यान रखिए, इसमें डेट भी, डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा। आप तो पता होगा 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, लेकिन कब हुआ था? 23 जून 1757 को यह हुआ था। अगला प्रश्न है, गोवा में पहला शासन किसका था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। पुर्तगालियों का शासन था गोवा में पहले। ध्यान रखिए, 1510 में, कब? 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। किसने? अल्बुकर्क ने, वायसराय था अल्बुकर्क ने जो है गोवा को छीन लिया था 1510 में। अगला प्रश्न है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल में। अगला है, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? यानी इसे ग्रीको बौद्ध या इसे गंधार कला कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, गंधार कला। और इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो कनिष्क यानी कुषाण वंश के समय में इसका सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अगला है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था। बात करें गुप्त वंश की, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की। उसके बाद कौन बना था? चंद्रगुप्त। और इसे ही चंद्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, उसके कार्यकाल की बात करें 319 से लेकर 350। ठीक है, अगला प्रश्न है, निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? ध्यान रखिए, निकोलो कोंटी ये इटली का यात्री था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराज द्वितीय के समय में भारत आया था। अगला है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका प्रमुख कारण था। और ये कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। और असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1920 को यह प्रारंभ हुआ था। और इसे रद्द कब किया गया था, नहीं वापस कब लिया गया था? तो चौरा चौरी कांड होने की वजह से 1922 में से वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। अगला है, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? तो गार्डन सिटी का सिद्धांत किसने किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एबनेजर हावर्ड ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन लड़े थे? तो ऑप्शन ए, पेरियार रामस्वामी नायर। अगला है, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी? तो मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में अक्टूबर 1946 में शामिल हुई थी। बात करें अगर मुस्लिम लीग की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने इसकी स्थापना की थी। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ था? 1918 में यह समाप्त हुआ था। और ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। अगला है, किस घटना में अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्ल हार्बर पर जापानी हमला। ठीक है, इसी कारण अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। और अभी मैंने बताया द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 1945 तक। अगला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन सी, बेलग्रेड 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो यूरोप में सामंतवाद का प्रमुख उदय का दोस्तों इसमें विश्व इतिहास के भी प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार पुलिस वगैरह में, तो इसलिए इसमें ये सब क्वेश्चन दिया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाजीवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडोल्फ हिटलर को। अगला है, लीग ऑफ नेशंस का अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब देख लेते हैं ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 जनवरी 1920। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेश के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औद्योगिक विकास। अगला है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी? जो इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति थी, ये कब हुई थी? तो 1688 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1871 में फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना हुई थी। अगला है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कब हुई थी? ऑप्शन बी, 1868 में। अगला है, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानून में समानता नेपोलियन संहिता 1804 का विषय था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ध्यान रखिए, पूछा जाता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बनाया गया था। जो इस चार्टर एक्ट में था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 में। अगला है, सकरखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सकरखेड़ा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को लड़ा गया था। अगला है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णराज तृतीय को मैसूर का राजा बनाया गया था टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद। अगला है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। और वापस कब लिया? 1922 में। किस वजह से? तो चौरी चौरा कांड की वजह से। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और लगभग 12 फरवरी को यह आंदोलन वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। अगला है 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। और ये कब आया था? 1946 में। और इसमें कौन कौन सदस्य थे आप नोट कर लिएगा। पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला है किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला है महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीजी तेंदुलकर। इनका पूरा नाम है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डीजी तेंदुलकर। और उस पुस्तक का क्या नाम है? महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। अगला है भारत में शिक्षित वर्ग ने, पूछा है भारत ने शिक्षित वर्ग ने, ऑप्शन दिया है 1857 के विद्रोह का विरोध किया तो विरोध नहीं किया था। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया तो समर्थन भी नहीं किया था। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, यानी दूर थे जो शिक्षित वर्ग था 1857। और यही अस्पष्टता का कारण भी बना था, ध्यान रखिए 1857 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। और आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को। अगला है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद के अध्यक्ष से मतलब इस्तीफा कब दिया था? तो 1939, ठीक है, 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में ये सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। और विवाद हो जाने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद कौन अध्यक्ष बना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक चीज और पूछा जाता है, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की भी अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने भी इसकी अध्यक्षता की थी। अगला है ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी धन निकासी के सिद्धांत के ऊपर। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। और इन्होंने 1857 के फैजाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, फैजाबाद से। अगला है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझता था? ब्रिटेन भारत को निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। यानी जो ब्रिटेन क्या करता था, अंग्रेज जो थे हमारे यहाँ क्या करते थे कि वो यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, अपने यहाँ वस्तु बनाते थे और फिर लाके यहाँ बेचते थे, तो बाजार समझते थे निर्मित वस्तुओं का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। और टोटल कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो 3 हुए थे। दूसरा हुआ था, कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक यह हुआ था। और ध्यान रखिए इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। पूछा जाता है गांधी जी ने किसमें भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए तीनों? तो लंदन में हुए थे। और एक चीज भी पूछा जाता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला है भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछा जाए स्वतंत्र ब्रिटिश के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई, किसके समय में? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। और लॉर्ड रिपन को ही अस्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। आप ध्यान रखिए, स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो
लॉर्ड रिपन को स्वशासन का जनक माना जाता है। और इसी के समय में ही, लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में निर्मित जनगणना शुरू हुई थी। देखो 2 पॉइंट है इसमें, और पूछा जाएगा अगर जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना हुई थी पहली बार, और नियमित रूप से 1882 से, किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल क्या था, 1880 से 1884। अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आएगा, उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। और कब किया था इसका उद्घाटन, तो 1916 में इसका उद्घाटन किया गया था। अला है, निम्नलिखित में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने को कुंजी बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन। और ये लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, जिसमें समाजवाद का प्रयोग हुआ था, तो 1936 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अलावा निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है, तो ध्यान रखिए गदर पार्टी का सभापति पूछा है, स्थापना नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के पहले सभापति थे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, लाला हरदयाल राय के द्वारा, लाला हरदयाल राय के। अलावा आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे, ऑप्शन बी, रंगून में। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था, तो रंगून में। बात करें अगर आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो मोहन सिंह ने यह विचार था। आप सुभाष चंद्र बोस मत लगाइएगा, सुभाष चंद्र बोस तो 1943 में इसके सेनापति बने थे, ठीक है। अलावा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई, ऑप्शन है 1892, 1918, 1919, 1935, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी, 1919 के भारत शासन अधिनियम से। अलावा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिए सुमेलित नहीं पूछा है। पहला करा गदर पार्टी, तो लाला लाजपत राय नहीं होगा, कौन था, लाला हरदयाल राय। ध्यान रखिए लाला हरदयाल राय, पीछे मैंने बताया कब स्थापना की थी, 1913 में इसकी स्थापना की थी। अलावा 1957 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, क्योंकि जो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, और ये असफल क्यों रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अलावा गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था। एक प्रश्न बनता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को, और इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। अलावा सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था, तो ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का भारत में विलय किया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में रेल और डाक व्यवस्था की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, यानी पूछ रहा है बाल गंगाधर तिलक ने कब भाग लिया था इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, क्योंकि उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। कब, 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। अगला है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका प्रकाशन, तो इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। अगला है वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या था, ऑप्शन ए अंग्रेजी सरकार, ऑप्शन बी अंग्रेजी सरकार के एक साथ नरमपंथियों को वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और सूरत अधिवेशन में पूछा ऐसे डर पूछा कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, कब हुआ था, 1907 में सूरत अधिवेशन में, ठीक है। अगला है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी, अभी पीछे मैंने बताया कब की थी, तो 1857 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला है निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था, तो उसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। मात्र एक ही व्यक्ति थे जो कांग्रेस की तरफ से गए थे, तो महात्मा गांधी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन थे, तो ऑप्शन ए मौलाना
मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है, क्योंकि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। बात करें अगर होम रूल आंदोलन की, तो ये आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब? 1916 में। ठीक है, और इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का भी नारा दिया था। अगला है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, तो क्यों किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। कब किया गया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका विभाजन किया गया था। और एक चीज ये भी पूछा जाता है कि जो बंगाल का विभाजन था उसे रद्द कब किया गया था? तो 1911 में। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसे रद्द किया गया था दिल्ली दरबार में। अगला है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो एक चीज तो जान लीजिए, बटलर कमेटी का गठन कब हुआ था? 1927 में। और इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना इसका उद्देश्य था। अगला है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 जून 1947। इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगा खान ने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम अगला पार्ट जल्दी लाएंगे।